एंड आर्मी लाइफ में एक चीज बड़ी क्लियर सर्टेन होती है और वो है अनसर्टेनिटी। कोई यंग ऑफिसर अगर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो आपका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आप जो है रिटायर तो जल्दी हो जाते हो आर्मी सर्विस से, लेकिन आपके घर की जिम्मेवारियां तो खत्म नहीं होती। तो क्या एक अलग से इंश्योरेंस लेना चाहिए? तो 1.5 करोड़ आपको मिल जाएगा जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 12.5 थाउजेंड रुपीज पर मंथ। तो उनकी कॉमन मिस्टेक क्या होती है? ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम सब करते हैं। Finvision. Yes. Decision. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिनविजन के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो सिर्फ अपने परिवार की ही नहीं बल्कि देश की सिक्योरिटी भी संभालते हैं, यानी आर्मी मैन। एक आर्मी मैन की लाइफ नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय जैसी नहीं होती। कभी बॉर्डर पोस्टिंग, कभी ट्रांसफर, कभी रिस्की कंडीशन, और उनकी रिटायरमेंट भी अर्ली एज में हो जाती है। और इसी वजह से एक आर्मी ऑफिसर और सोल्जर की फाइनेंशियल प्लानिंग भी अलग होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि बहुत सारे डिफेंस के लोग पूरी अपनी लाइफ एक ड्यूटी में ही निकाल देते हैं और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को पोस्टपोन करते रहते हैं। इसलिए आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि कैसे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सेफ और सिक्योर बना सके। आर्मी ऑफिसर और जवानों के लिए बेस्ट स्कीम कौन सी है और कौन सा बेस्ट टैक्स एफिशिएंट है और कौन से उनके फैमिली फ्यूचर के लिए सेफ और सिक्योर रहेगा। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप मेलवर, जो कि आर्मी वेटरन के साथ साथ एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है। जय हिंद सर। जय हिंद अमिता। एंड आर्मी लाइफ में एक चीज बड़ी क्लियर और सर्टेन होती है और वो है अनसर्टेनिटी। आर्मी लाइफ में अनसर्टेनिटी बहुत ही सर्टेन होती है। बिल्कुल। जैसे कि आपको कब पोस्टिंग आ जाए, कहाँ पे पोस्टिंग आ जाए, किस रोल में आपको ड्यूटी आ जाए, वो आपको कभी पता नहीं रहता। और तो और आपको आपकी एग्जैक्ट रिटायरमेंट एज भी नहीं पता होती, क्योंकि अगर आपका प्रमोशन होता रहा तो आप लंबा सर्विस करेंगे, अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो आपकी रिटायरमेंट भी जल्दी हो जाती है। सिविल में तो हम देखते हैं कि लोग जनरली 58 to 60 ईयर्स रिटायरमेंट एज होती है। आर्मी वाले तो अगर जवानों की बात करें तो 35 ईयर्स में रिटायर होना शुरू होते हैं। जेसीओ जनरली 50 तक हो जाते हैं और ऑफिसर्स की 54 में। एंड अगर वो प्रमोट हो गए तो एट मैक्स एक दो लोग होते हैं जो 60 तक जाते हैं। बिल्कुल। इसको कंसिडर करते हुए आपके इन्वेस्टमेंट भी अकॉर्डिंगली डिफरेंट होने चाहिए। और आर्मी मैन के इन्वेस्टमेंट में दो तीन फीचर्स जरूर होने चाहिए। पहला है सेफ्टी, दूसरा है लिक्विडिटी एंड तीसरा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। आइए आज हम डिस्कस करेंगे कि ये इन तीनों फीचर्स को आप अपने इन्वेस्टमेंट में कैसे लेके आ सकते हैं और कैसे वो आपकी मदद करेंगे। ये डिस्कस करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आर्मी मैन की फाइनेंशियल प्लानिंग वो सैलरीड एम्प्लॉय से अलग कैसे होती है। देखो, प्राइवेट और गवर्नमेंट जो सिविल जॉब होते हैं उनमें सब में जैसे मैंने बताया कि लोग 58 to 60 ईयर्स नॉर्मली काम करते हैं और दूसरा वो जनरली अपने घर के पास काम कर रहे होते हैं। आर्मी मैन की जो है, अगर सोल्जर्स की बात करें तो वो 15 साल में रिटायर होने लग जाते हैं, 18-19 में भर्ती होते हैं और 35 तक वो काफ़ी लोग रिटायर हो जाते हैं। जेसीओस होते हैं वो 50 तक होते हैं। एंड ऑफिसर्स होते हैं, अगर कर्नल तक ही उनका प्रमोशन हुआ तो 54 में, अगर जो भी मिनिस्क्यूल परसेंटेज जो जनरल बनती है वो 58 to 60 में रिटायर होते हैं। तो उनकी रिटायरमेंट एज अर्ली होती है। तो ट्रांसफरेबल जॉब है, अब बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र होते हैं। तो आप जो है रिटायर तो जल्दी हो जाते हो आर्मी सर्विस से, लेकिन आपके घर के बिल, घर की जिम्मेवारियां तो ख़त्म नहीं होती रिटायरमेंट के साथ, क्योंकि आपकी रिटायरमेंट अर्ली है। आपके बिजली के बिल चलते रहते हैं, घर के किराए चलते रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई चलती रहती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहती है, हेल्थ केयर कॉस्ट भी आपको उसमें भी खर्चे हो जाते हैं। तो इसलिए आर्मी मैन की लाइफ और उसका, क्योंकि उनकी लाइफ अलग होती है, इसलिए उसका इन्वेस्टमेंट भी अलग ही होना चाहिए। और एक और चीज़, आर्मी की सर्विस में आपके डिसिप्लिन इनकम तो होती है, लेकिन आपकी फ्रिक्वेंटली रिलोकेशन होती रहती है और आप एट टाइम सेपरेट लाइफ जीते हो और जल्दी रिटायर हो जाते हो। तो इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि जो आपके साथ चल सके, रिलोकेट हो सके, फ्लेक्सिबल हो और आपकी परिवार की जो जिम्मेवारियां हैं, क्योंकि ज़्यादातर जिम्मेवारियां जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं आपके रिटायरमेंट के बाद होते हैं, तो उन खर्चों पे सही उतर सके और आपको लाइफ गोल्स अचीव करने में मदद कर सके। तो उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट कस्टमाइज होना चाहिए, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द सिविल एंड द प्राइवेट लाइफ।
मतलब कि रिटर्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जब उनको पैसों की ज़रूरत है, तो उस टाइम उनको पैसा एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल, आपका लाइफ में पैसे का पर्पस यही है नहीं कि पैसे को बढ़ाना, वो आपको पीस ऑफ माइंड दे पहले तो, माइंड को स्टेबिलिटी दे, कामनेस दे, जिससे कि आप जो है बाकी चीज़ों पे अपना एफर्ट डाल सकें, पीसफुली काम कर सकें। दूसरा है जब आपको ज़रूरत है तब वो अवेलेबल हो, आपकी ज़िंदगी की ज़रूरतों पे वो खरा उतर सके और उनको पूरा करने में आपकी मदद करे, वही इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल। और वही आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सर, अगर कोई यंग ऑफिसर और सोल्जर अगर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो उसको सबसे पहला कदम क्या लेना चाहिए? देखो जैसे आपके पास पैसे आए, आपने अर्निंग स्टार्ट करी, तो आपका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इमरजेंसी फंड। मैंने देखा है बहुत लोग जैसे ही पैसे आते हैं वो यहाँ दाएं बाएं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना लगते हैं। जैसे गांव वाले लोग होते हैं या जो रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, वो बोलते हैं कि एक शहर में घर ले लेता हूँ, जैसे ही मेरी इनकम स्टार्ट हुई है वो लाइबिलिटीज ले लेते हैं। और कुछ लोग जो है अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग जो है तलवार लेके मैदान में निकल जाते हैं कि भाई ये स्टॉक खरीद लेता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, ये म्यूचुअल फंड खरीद लेता हूँ। नहीं, सबसे पहला आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इमरजेंसी फंड। वो होना चाहिए आपका 3 से 6 महीने का एक्सपेंडिचर। अगर मान लो आपका घर का खर्चा 50,000 पर मंथ है, तो 50,000 इंटू 3 1.5 लाख, तो 1.5 से 3 लाख तक का आपका पास पहले सबसे पहले आपने इकट्ठा करना है अपना इमरजेंसी कॉर्पस, जो आपको पीस ऑफ माइंड देगा। क्योंकि आपकी पोस्टिंग चेंज हो जाती है सडनली, कुछ इमरजेंसी हो सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। हालांकि आपके पास एमएच फैसिलिटी है, लेकिन आपके घर में किसी को हो गया और वहाँ पे एमएच नहीं है, तो आपको खुद करना पड़ेगा इनिशियली। तो वो है, कोई कार बैकग्राउंड हो गया या सडनली आपकी पोस्टिंग आ गई, कहीं टीडी पे जाना पड़ गया, उस टाइम पे एडवांस नहीं ले पाए, तो आप दाएं बाएं मांगते रहेंगे। तो आपके पास इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए, तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए आपके पास इस फंड में होने चाहिए। और इस फंड को, जो इमरजेंसी फंड है, इसमें प्रायोरिटी होना चाहिए आपका लिक्विडिटी। इसमें ये नहीं है कि भाई यहाँ पे 7% रिटर्न मिल रहा है वहाँ पे डाल दिया, नहीं, इसकी लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे जैसे का अगर बस चलेगा, अगर मुझे चॉइस मिलेगा कि इमरजेंसी फंड कहाँ रखेंगे, तो मैं तो 1-2 लाख रुपए अपने घर में रखूँगा, पिलो के अंदर रखूँगा। क्योंकि वो रात में इमरजेंसी लगेगी और मैं बोलूँगा कि मेरे बैंक में तो बैंक का एटीएम कार्ड नहीं मिला, उसका पिन गुम हो गया, या उस दिन एटीएम कार्ड में पैसे नहीं है, तो मैं कहाँ दाएं बाएं आप घूमते करूँगा। आई विल लुक एट दी अवेलेबिलिटी ऑफ इट, नॉट ऑन दी रिटर्न्स ऑन दिस। सर, आपने बिल्कुल सही समझाया, जो लिक्विडिटी के बारे में बताया है। ये मेरे साथ भी हो चुका है कि जब इमरजेंसी मुझे पड़ी थी, तो मेरा भी पिन गुम हो गया था और फिर बड़ी दिक्कत आई थी। बिल्कुल, और ये मैंने एक हार्ड लेसन लर्न किया था एट द यंगर एजेस, आई वाज इन अर्ली 30s। मुझे कुल कहीं पे 7-8 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी, तो गांव में थे, तो मैंने अपने कई जिससे सबसे तो मांग भी नहीं सकते, पेरेंट्स से मेरी मांगने की हिम्मत नहीं हुई उस दिन, और बाकी यारों दोस्तों से कई लोगों को, 5 लोगों को फॉलो किया होगा, जो कि वेल टू डू थे, लेकिन कोई मुझे 7-8 हज़ार रुपये नहीं दे पाया था। तो मुझे उन 7-8 हज़ार रुपये के लिए गाँव से जब मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली में एक फ्रेंड ने दिए, अब मैं उसको आज भी याद रखता हूँ कि उसने मुझे इमरजेंसी में उस टाइम पे 7-8 हज़ार रुपये ही थे, उतने मिले। क्योंकि आपको लगता है कोई दे देगा, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो हो सकता है उनकी खुद के लिमिटेशंस हो, ना अवेलेबिलिटी ना हो। उस दिन मैंने ये सीख ली कि भैया इन्वेस्टमेंट तो गया साइड में, सबसे पहले आपके पास कुछ कॉर्पस होना चाहिए जो कि लिक्विड है, अवेलेबल है, और जब चाहो मिल जाए। और अगर हम आर्मी पार्लेंस में देखें, एक जीएस रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम लड़ाई में भी जाते हैं या यूनिट को इक्विप करते हैं, तो जीएस रिजर्व को कभी हम खर्च नहीं करते। जीएस रिजर्व सदा अवेलेबल होता है एट ए यूनिट कमांडर और ए फॉर्मेशन कमांडर के लेवल पे उसका रिलीज होता है कि आप कुछ भी अटैक वगैरह जो भी प्लान करोगे, उसमें से जीएस रिजर्व को टच नहीं करोगे विदाउट माय परमिशन। सो दिस इज दैट समथिंग दैट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। तो दैट इज योर इमरजेंसी फंड। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। सर, आर्मी पर्सनल जनरली सेफ्टी को ही इम्पोर्टेंस देता है। बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सेफ ऑप्शन क्या है? तो उनके लिए, आर्मी पर्सन्स के लिए, हमारे लिए सेफ्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हमारा रोल भी सेफ्टी में है कि टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द नेशन। तो इन्वेस्टमेंट भी हमें सेफ्टी इम्पोर्टेंट होती है सभी आर्मी पर्सन्स के लिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपका पीएफ, जिसको आर्मी ऑफिसर्स के लिए बोलें तो डीएसओपी होता है, जवानों के लिए एपीएफ होता है। तो प्रोविडेंट फंड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, और ये आर्मी पर्सन्स के लिए टू स्टार्ट विद इज द परफेक्ट प्रोडक्ट।
4 अच्छी चीज़ें हैं जो कि इसमें मिलती हैं, बाकी जनरली नहीं मिलती हैं। एक तो गवर्नमेंट बैकिंग है, दूसरा है ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है, एग्जम्प्ट में, मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट टैक्स एग्जम्प्टेड है, आपका जो इंटरेस्ट आया वो भी टैक्स एग्जम्प्टेड है, और जो आप फाइनली विड्रॉ करोगे वो भी टैक्स एग्जम्प्टेड है। तो आज के दिन इसमें 7.1% रिटर्न मिल रहे हैं और वो टोटली टैक्स फ्री है। और इसका इन्वेस्टमेंट अगर 1.5 लाख तक आप इन्वेस्ट करते हो वो भी टैक्स फ्री रहता है। तीसरा है, इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलती है, क्योंकि आप शुरू से ही कर सकते हो, इजीली आप यूनिट में फॉर्म भर के या ऑनलाइन कर सकते हो, ऑटोमेटिकली कटता रहता है और जुड़ता रहता है, आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है। अगला है टोटली सेफ है, तो ये आपका इन ए वे डिसिप्लिन सेविंग हो जाता है इसमें, और आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और बाद में वेल्थ क्रिएशन हो जाता है जब आप लॉन्ग टर्म में इसमें रहते हो। और आज भी अगर हम कॉस्मेट बात करते हैं या मुझसे कोई पूछेगा बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या था, तो हम सदा बोलते हैं कि वो मेरे यूनिट का फर्स्ट चॉइस है, जिसने मेरे ज़बरदस्ती मुझसे जो है DSOP का फॉर्म भराया था, कि बोलते हैं मिनिमल 1,000 रुपये महीने से नहीं चलेगा, कम से कम 5-6 हज़ार का। उसी की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, क्योंकि हम जब रिटायर होते हैं सबके पास 1-1 करोड़ का भी आपका DSOP कॉर्पस हो गया होता है। तो PF इज़ दी बेस्ट एंड दी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट विद। सर, क्या आप इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं जिससे हमारी ऑडियंस को और भी क्लैरिटी मिल जाए? देखो, जो PF में जो इन्वेस्ट करते हैं, DSOP में इन्वेस्ट करते हैं या IPF में करते हैं, वो पहले तो आपको टैक्स बेनिफिट देता है, जिसकी लिमिट है 1.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन। तो अगर उसी से हम कैलकुलेट करें, आप किसी ने 12,500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किया और आज के दिन उसका जो रिटर्न है 7.1% टैक्स फ्री है, तो 12,500 रुपये पर मंथ डाले, मतलब कि साल में आपने 1.5 लाख डाले, और अगर आप 20 साल तक उसको इन्वेस्ट रखते हो और उसमें आप रेगुलरली 12,500 रुपये 20 साल तक आपने इन्वेस्ट किया, तो आपका कॉर्पस हो जाएगा 65 लाख रुपीज़। लेकिन क्योंकि हम 20-22 साल में कमीशन हो जाते हैं और 54 में जो सुपर एनुएट होते हैं इवन एट द रैंक ऑफ कर्नल, तो अगर किसी ने ये 30 साल तक 12,500 रुपये पर मंथ ही इन्वेस्ट किया इन दी DSOP, उसका जो टोटल कॉर्पस हो जाएगा दैट विल बी 1.5 करोड़ रुपीज़। तो 1.5 करोड़ आपको फ्रॉम द DSOP इटसेल्फ मिल जाएगा जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 12.5 थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ। और जैसा मैंने बताया, इसमें जो आपको कोई टैक्स नहीं देना, टोटली टैक्स फ्री होगा। तो इसका मतलब ये सेफ भी है, डिसिप्लिन भी है और टैक्स एफिशिएंट भी है। हाँ, और इसीलिए PF और DSOP को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मानते हैं फॉर द आर्मी फैमिलीज, और इसलिए हम वो जो फर्स्ट 2IC ऑफ द यूनिट के लिए थैंकफुल रहते हैं कि उसने हमारा एक फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने में मदद करी, हमें गाइड किया। सर, सेफ ऑप्शन तो समझ में आ गई, पर अगर किसी आर्मी ऑफिसर को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करनी हो तो? देखो, सेफ्टी तो ठीक है। देखो, पहले तो DSOP है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसमें आप टैक्स फ्री, तो आपको कंट्रीब्यूशन जो है 1.5 लाख ही, और वो उसी ब्रैकेट में आपका AGIF कंट्रीब्यूशन भी आता है, तो टैक्स सेविंग के लिए तो उतना ही कर सकते हो। और वैसे भी इसमें एट मैक्स आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा पर ईयर नहीं डाल सकते, तो ये तो सेफ्टी की बात है। लेकिन आपको पूरे पैसे को सेफ में डाल के आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर धीरे धीरे इन्फ्लेशन की वजह से कम होती चली जाती है रुपये की। तो आपने ऐसे एसेट्स भी देखने हैं जो कि ग्रोथ एसेट्स हैं, जो आपकी इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करते हैं, मतलब कि उनका रिटर्न्स जो है आपको जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है आपका, उसको बीट कर सके। तो आज के दिन हमारा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 8-10% नॉर्मली है, रादर आर्मी ऑफिसर्स का बोलें तो 10% से भी ऊपर है। तो आपने ऐसी एसेट्स में ज़रूर जाना है जो कि आपको 10% से ज़्यादा रिटर्न दे सके। उसके लिए इक्विटीज़ है, मार्केट है, और उसके लिए बेस्ट रूट हो सकता है आपकी म्यूचुअल फंड की SIP हो सकती है। तो ग्रोथ एसेट्स भी जाना है, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन बीट करना है। लेकिन सर, आर्मी फैमिली तो थोड़ा मार्केट वॉलेटिलिटी को देखकर डरती हैं। बिल्कुल, मार्केट तो सदा ही वोलेटाइल रही है और वोलेटाइल रहेगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आप डायरेक्ट स्टॉक्स में ना जाके म्यूचुअल फंड का रूट इस्तेमाल करें। म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू आप इन्वेस्ट करें। और उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसा मैंने बताया है कि इन द DSOP 12,000 पर मंथ कंट्रीब्यूटेड फॉर 20 ईयर्स, ग्रोइंग एट 7.1%, विल गिव यू 65 lakhs। वही अमाउंट अगर हम मार्केट में डालें, और मार्केट का हम एज्यूम कर सकते हैं कि 12% रिटर्न्स मिलेंगे फॉर ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 12,500 per month for in 20 years, and assuming the returns of 12%, your corpus will be 1.15 CR। वहाँ पे आए थे 65 लाख, यहाँ पे आया 1 करोड़
15 लाख। और यही कंट्रीब्यूशन अगर 30 इयर्स तक रखे और मान ले कि 12% ही रिटर्न्स बनेंगे, तो डीएसओपी में तो बना था 1.5 CR, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मार्केट में 12% रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, तो इट विल बी 3.85 CR। तो आपने डीएसओपी को एक फाउंडेशन के लिए रखना है और रिमेनिंग को आपने मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड्स इन द मार्केट आपने इन्वेस्ट करना है। दैट विल बी द राइट अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। तभी हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। बिल्कुल, द मिक्स ऑफ दीज विल गिव यू सेफ्टी एज वेल एज इन्फ्लेशन बीटिंग। मतलब एक छोटा सा डिसिप्लिन भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल, आर्मी ऑफिसर्स में देखो डिसिप्लिन तो इनबिल्ट होता है और बेस्ट डिसिप्लिन होता है। अगर वही डिसिप्लिन आपका इन्वेस्टमेंट में आ जाए, एंड विद द मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट द म्यूचुअल फंड रूट प्रोवाइड्स टू यू, you can build up safety net as well as a huge corpus to live your life as per your desires, as per your wishes। और क्योंकि इन दोनों में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट मिलता है, वो आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। सर, आर्मी ऑफिसर का रिटायरमेंट जनरली अर्ली हो जाता है। करेक्ट। तो एक रिटायरमेंट कॉर्पस भी आता है। करेक्ट। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कोई बेस्ट ऑप्शन क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए? देखो, जब आप रिटायर हो जाते हो तो आपकी मंथली सैलरी कम हो जाती है, इनकम कम हो जाती है, क्योंकि आपको सैलरी ना मिलके आपको पेंशन मिलने लगती है। लेकिन यू हैव टू सस्टेन योर लाइफ, एंड जो आपने लाइफ स्टाइल कॉस्ट है, जो लाइफ स्टाइल नीड्स है, वो तो कम नहीं होती। तो आपको, वी आर लकी इन आर्मी एंड आर्म फोर्सेस, वी गेट पेंशन, लेकिन पेंशन वो बहुत कम होती है, उससे जनरली गुजारा नहीं चलता। तो आपको ऑब्वियसली वो पेंशन को सप्लीमेंट करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए एक स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि जो भी ऑफिसर्स 50 ईयर्स से ऊपर रिटायर हो रहे होते हैं या ऑफिसर हैं, जवान हैं, तो उनको 30 लाख तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये नॉर्मली तो लागू होती है उन लोगों के लिए जिनकी 60 से ऊपर एज है, लेकिन फॉर द पीपल हु आर रिटायरिंग फ्रॉम फोर्सेज एट बियॉन्ड द एज ऑफ 50, दे कैन सब्सक्राइब टू दिस स्कीम विद इन 1 मंथ ऑफ द रिटायरमेंट। तो एक अच्छी स्कीम है जिसमें बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है विद द गवर्नमेंट बैकिंग। इसमें आज के दिन इंटरेस्ट रेट है 8.2%। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट तो अच्छा है और बेस्ट है अमॉन्ग्स ऑल दी एफडीज एंड ऑल, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि आपको कि ये टैक्सेबल होता है। तो 8.2% इंटरेस्ट भले ही मिलता है आपको, तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो, क्योंकि आपकी कुछ पेंशन है, अगर बाहर कुछ जॉब किया तो उसकी टोटल इनकम ऐड हो जाएगी। 30% ब्रैकेट में, टैक्स ब्रैकेट में हो, स्लैब में हो, तो आपको ये 8.2 से कम घट के हो जाएगा 5.8। तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर किसी को इसमें डिटेल चाहिए तो मेरा एक पुराना वीडियो अवेलेबल है इसमें, 5-6 महीने पुराना, वो आपको कैप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो पहले तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दूसरा है, आपको जो है अपनी मंथली पेंशन सप्लीमेंट करने के लिए SWP फ्रॉम म्यूचुअल फंड इज द अनदर गुड ऑप्शन, कि आप उसको म्यूचुअल फंड में डालिए और उसमें से आप मंथली सिस्टमेटिक विड्रॉल कर सकते हो। उसको आप मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, एनुअली कर सकते हो। उसमें फ़ायदा ये होगा, उसमें आपकी मार्केट की ग्रोथ भी मिल जाएगी, एज वेल एज उसमें टैक्सेशन बहुत कम लगेगा, क्योंकि इसमें 1.25 लाख तक तो टैक्स फ्री होता है इन द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। एंड उसमें जो है, जब आपका पैसा निकलता है, वो केवल गेन नहीं निकलता, आपका प्रिंसिपल भी निकलता है, जो कि टैक्स फ्री होता है। तो उसमें, अगर मैंने कई सारे वीडियोस में दिखाया भी है, जो उसमें आपका जो इनकम टैक्स है, विच इज हार्डली एनीथिंग, इट ऑलमोस्ट कम्स टू यू एज टैक्स फ्री। तीसरा आपकी पेंशन है। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास लाइफ को सस्टेन करने के लिए पोस्ट रिटायरमेंट। सर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को थोड़ा सा और बता दोगे आप ऑडियंस को? हाँ, यस। देखो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जैसे मैंने क्राइटेरिया बताया इन्वेस्टमेंट का, 50 साल से ऊपर हो आप तो आप कर सकते हो। अब पर पेन 30 लाख ही डाल सकते हो। तो 30 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किए तो आपको क्वार्टरली इसमें इंटरेस्ट मिलता है। और उसको आप री इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आपका इसका क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट पड़ेगा तकरीबन 61,500। लेकिन उसमें से आपको टैक्स लाइबिलिटी होगा, उसका 30% टैक्स कट के आपको अप्रोक्सीमेटली 42,000 पर क्वार्टर मिलेगा। आप मान सकते हो कि यहाँ से आपको 14,000 रुपीज़ पर मंथ का सप्लीमेंट हो सकती है आपकी। इसके लिए आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यूज़ कर सकते हो। टोटली गवर्नमेंट बैक्ड है, सेफ है, और जितने भी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट या एफडी टाइप इंस्ट्रूमेंट हैं, इससे बेटर कोई रिटर्न्स नहीं दे रहा है। लेकिन आपको शूट करता है तो बिल्कुल करिए, और करना चाहिए। सर, जैसे आपने बताया ना कि SWP में तो टैक्स कम लगता है, तो
वो बेटर है इससे थोड़ा। बिल्कुल, उसमें आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जगह अगर म्यूचुअल फंड में डालते हो तो वहाँ आपको सेफ्टी भी मिल जाएगी, एडिक्वेट सेफ्टी होती है उसमें, ऐसा नहीं है कि टोटली अनसेफ है या वोलेटाइल है, और आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलने के प्रोस्पेक्ट्स हैं, और आपको उसमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो दैट्स अ मच बेटर स्कीम, माई प्रिफर्ड स्कीम। बाकी वन हैज टू चूज एज पर हिज लाइकिंग्स। सर, आर्मी पर्सन जनरली सोचता है कि उसके पास तो गवर्नमेंट बेनिफिट है, तो क्या एक अलग से इंश्योरेंस लेना चाहिए? देखो, आर्मी पर्सन्स को थ्रू AGIF, NGIF, AFGIS उसके थ्रू आपको जो है इंश्योरेंस मिलता है। आज के दिन आर्मी ऑफिसर्स का बोले तो आई थिंक 1.25 करोड़ का इंश्योरेंस है, जिसके लिए वो तकरीबन 12-12,500 रुपए की पर मंथ उसमें इंस्टॉलमेंट देते हैं। लेकिन वो आपकी सारी इंश्योरेंस नीड्स को पूरा नहीं करता, क्योंकि आइडियली तो आपका जो है 3-4 करोड़ का इंश्योरेंस बनता है। तो आपको इंश्योरेंस की नीड तो ज़रूर होती है, तो आपने टर्म इंश्योरेंस लेना है, और टर्म इंश्योरेंस आपको जितना जल्दी हो सके उतना लेना है। अगर मैं आर्मी ऑफिसर्स की बात करूं तो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ का उनको टर्म इंश्योरेंस में गैप होता है, वो जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए। अगर कोई एट द टाइम ऑफ कमीशनिंग लेता है तो उसकी किस्त मुश्किल से 1,000 रुपये महीना भी नहीं आएगी, तो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ अराउंड 500-600 पर मंथ। अगर आप 2 करोड़ का ले रहे हो तो तकरीबन 17-18,000 रुपये पर एनम की किस्त पड़ेगी, एंड इट विल रिमेन द सेम, दैट विल फुलफिल ऑल योर इंश्योरेंस नीड्स जब तो जरूरत होती है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, हमें MH की फैसिलिटीज मिलती हैं, जब हम रिटायर हो जाते हैं तो ECHS में हम इलाज करा सकते हैं, लेकिन वो जनरली तो ओके होती हैं, लेकिन फिर भी अगर हो सके, अगर आप अफोर्ड कर सको, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको कंसिडर करना चाहिए। आपको नहीं तो कम से कम आपके डिपेंडेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, क्योंकि आप तो कवर हो जाएंगे उसमें, डिपेंडेंट्स का क्या है, दे मे बी स्टेइंग एट ए प्लेस where the MH facilities or ECHS facilities are not available. So not a must, but in case you can afford it, you can consider. दोनों चीज ले लेनी चाहिए, Yes, टर्म प्लान तो- और हेल्थ इंश्योरेंस। Yes, दोनों का नीड तो है, बाकी आपने अपने सिचुएशन से देखना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लें, नहीं तो आपका MH और सर्विस में तो काम चल जाएगा, स्पेशली पोस्ट रिटायरमेंट, यू कैन कंसिडर इट इन केस यू कैन अफोर्ड इट। अदरवाइज हेल्थ इंश्योरेंस के बिना भी काम चल सकता है। सर, अब एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। जब आर्मी फैमिलीज इन्वेस्टमेंट करती है तो उनकी कॉमन मिस्टेक क्या होती है? मेरा 30 साल का तजुर्बा ये बताता है कि ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम सब करते हैं। फर्स्ट इज टू मच डिपेंडेंट ऑन FDs एंड सेफ्टी। तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को, जो भी सेविंग्स होती हैं, उसको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जहाँ पे सेफ्टी प्रायोरिटी होती है, तो उसको जैसे FD वगैरह में विश्वास रखते हैं, तो वहाँ पे उनको सेफ्टी तो मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी ग्रोथ हैम्पर हो जाती है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। और दूसरा है रैंडम इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें एक प्रॉपर्टी भी शामिल है, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब है, तो कभी वैली में हो, कभी चेन्नई में हो, कभी कोचिन में हो, कभी दिल्ली में हो, कभी हैदराबाद में, तो ऐसी पोस्टिंग आती है। वहाँ पे टेम्पटेशन आ जाती है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी अच्छी है, तो रैंडम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, रैंडम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। कि कुछ स्कीम्स हैं जहाँ पे यूनिट में किसी ने ली तो हम भी उसमें अट्रैक्टेड हो जाते हैं, एज्यूमिंग दैट उसने रिसर्च किया होगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो हम भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। वो बाद में लेने के देने पड़ जाते हैं, हार्ड मेंटालिटी। क्योंकि हमने कई सारे लोग हैं कि जो स्टाफ कॉलेज करने गए तो ऊटी में जमीन ले ली थी कई लोगों ने, जेसी कोर्स करने गए तो मऊ की प्रॉपर्टी अच्छी लगने लगी थी, वो रैंडम इन्वेस्टमेंट हम कर लेते हैं, बाद में वो ग्रोथ जनरली नहीं होता और फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, वो लाइबिलिटी बन जाती है। और तीसरा है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करना। और जो कई सारे बैंक्स रैप वगैरह होते हैं, उनकी सेल पिच में आ जाते हैं कि वो आपको यूलिप पॉलिसी पकड़ा देते हैं, एंडोमेंट प्लान पकड़ा देते हैं। आप करना तो चाहते हो FD, लेकिन आप यूलिप वगैरह ले लेते हो, आप उसको समझ के नहीं लेते हो कि अभी इन्वेस्ट कर देंगे, और वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखा देते हैं। तो वो मिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं करना चाहिए, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखें। तो ये 2-3 कॉमन मिस्टेक्स हैं। मतलब सर, सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और आर्मी पर्सनस की बात करें तो उनके 4-5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो उनके लिए बेस्ट है। पहला है इमरजेंसी फंड रखें, दूसरा है अपना PF पे विश्वास रखें, और कुछ पैसा SIPs के थ्रू म्यूचुअल फंड में जरूर लगाएं, और जहाँ अब तक हो सके इंश्योरेंस भी ले लें, स्पेशली टर्म इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपका सेकेंडरी हो सकता है, लो प्रायोरिटी हो सकता है, अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस की
ज़रूरत है आपको। और अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, उसके ग्रोथ एसेट्स में जाएं, और जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस मिला है उसको अच्छी तरह इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपको उसमें से आपकी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए आपको मंथली SWP के थ्रू या वेरियस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उससे आप विड्रॉ कर सकें, आपकी इनकम बन सके। यही 4-5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं या इंस्ट्रूमेंट हैं जहां आपने कंसिडर करना है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट में जाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। और एक टर्म भी है जैसे जिसको किस बोलते हैं, KISS, कीप इट सिंपल स्टूपिड, दैट इज समथिंग दैट वर्क्स बेस्ट इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड योर इन्वेस्टमेंट। ओवरऑल बात करें तो आपको इन्वेस्टमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लानी है, आपने उसमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लाना है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट करना एक पैसा बनाना नहीं है, बल्कि अपनी फैमिली को सिक्योरिटी और फ्यूचर स्टेबिलिटी का सिस्टम है। जैसे सर ने बताया कि इमरजेंसी फंड प्रोटेक्शन देता है, DSOP आपको स्टेबिलिटी देता है, म्यूचुअल फंड आपको ग्रोथ देता है, और रिटायरमेंट प्लानिंग आपके फ्यूचर को सिक्योर बनाता है। बिल्कुल, एक सोल्जर की, आर्मी ऑफिसर की पूरी लाइफ देश को प्रोटेक्ट करने में निकल जाती है, लेकिन एक आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, आपके डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है जो आपकी फैमिली को सिक्योर करते हैं, फैमिली की सेफ्टी का वही ध्यान रखते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें, फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से चलें, अपनी हैबिट्स को सही रखें, राइट फाइनेंशियल हैबिट्स को इनकलकेट करें, और छोटे से ही करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू से ही स्टार्ट कर लें, कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाएं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करें। बिल्कुल। और एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, ना कि डिपेंडेंट ऑन अदर फैमिली मेम्बर्स और अदर रिलेटिव्स। आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। बिल्कुल। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हो कि हम इस तरह की वीडियो आगे भी लेकर आएँ, तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि अगला वीडियो आप कौन सा पसंद करोगे देखना। और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर। जय हिंद।